डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देशवा बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति के टॉपिक नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार या मूल अधिकार विषय पर आज क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है, क्या है ये अधिकार? देखिए, मूल अधिकार भी अधिकारों का ही एक मुख्य स्वरूप होता है। देखिए, मूल नाम से इसको देखिए, मूल यानी जड़ या बुनियाद। देखिए, उस शब्द में उसका अर्थ निहित होता है मूल अधिकार। मूल शब्द, मूल मतलब बुनियाद या जड़, मतलब ऐसे अधिकार जो बुनियादी हो। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक या अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों में राज्यों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये नागरिकों के बुनियाद से जुड़े हैं। इसलिए इन्हें बुनियादी अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहे जाने के लिए कुछ निम्न आधार दिए गए हैं। पहला आधार, स्टूडेंट ध्यान दें, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए यह अधिकार बहुत ही आवश्यक है। अगर ये अधिकार नागरिकों को न प्राप्त हो तो नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास ही रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो हमारे संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और नागरिकों को इसकी गारंटी दी गई है ताकि वे अपने व्यक्तित्व के विकास को पा सके। तो मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहने का दूसरा कारण यह है कि इन्हें हमारे संविधान में स्थान प्रदान किया गया, और वो भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। और अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह संविधान का दोषी है। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं क्योंकि इसकी सुरक्षा हमारी न्यायपालिका स्वयं करती है। तो मौलिक अधिकार बहुत ही बुनियादी अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करें तो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, उसका आधार स्तंभ कह सकते हैं इन बुनियादी अधिकारों को, कि एक आधार स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा दी कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता पर शासन लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। तो जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनके अस्तित्व के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मौलिक अधिकार अति आवश्यक होते हैं।
मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में उचित सामंजस्य की स्थापना भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन जमाते हैं, स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण, कि वो समाज के नियंत्रण में भी रहें और अपने स्वतंत्र जीवन यापन भी कर सके। अब बात करते हैं हमारे संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या किस अनुच्छेद में और किस भाग में की गई। देखिए, मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के मध्य में स्थित है। और ये मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यानी मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ग्रहण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। देखिए, न्यायमूर्ति न्यायाधीश शप्रू के शब्दों में, संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। न्यायाधीश शप्रू ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप होता है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे अधिकार मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहे जाते हैं। और इन अधिकारों में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं, ये उनके अस्तित्व से जुड़े अधिकार हैं, ये उनके सर्वांगीण विकास और उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये अधिकार हैं। इसलिए इसमें राष्ट्र, राज्य, सरकारें इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों की कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में है और ये अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। देखिए, संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। बात को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। पहले टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, इसको विशेष तौर से ध्यान से सुनना, 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। अब बचे कितने? 6। तो वर्तमान में अब कुल 6 मूल अधिकार हैं। अब कौन कौन से हैं क्रमशः देखिए। पहला, समानता का मूल अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। अब प्रत्येक को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, नंबर पहला, समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए,
भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष तथा समाज में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्न समानताएं प्रदान की गई है। अब कौन कौन सी समानताएं प्रदान की गई है, जिसमें पहला, विधि के सामने समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद नंबर 14। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को कानून के समक्ष समान माना जाएगा और कानून सभी को समान संरक्षण की गारंटी देगा। तो ये है अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 के तहत कौन सी समानता है? विधि के समक्ष समानता। मतलब भारतीय संविधान ये कहता है कि कानून के सामने सभी मनुष्य, सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, या कोई भी हो, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी नस्ल, किसी भी प्रकार का, लेकिन वो होना चाहिए भारतीय। तो जो भी भारतीय नागरिक है वो कानून के सामने सभी समान हैं, और ये जो समानता है, कानून के समक्ष समानता, ये है अनुच्छेद नंबर 14 में वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में कौन सी समानता है? देखिए, उसमें है सामाजिक समानता। अनुच्छेद नंबर 15। अब अनुच्छेद नंबर 15 में क्या वर्णित है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के द्वारा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ में धर्म, वंश, भाषा, जाति आदि किसी भी आधार पर तथा किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 यह कहता है कि सामाजिक समानता, समाज में किसी भी प्रकार से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पूर्णतया निषेध है। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, समाज के सामने सभी समान हैं। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 15। और अनुच्छेद नंबर 15 में कौन सी समानता है? सामाजिक समानता। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन की समानता। अब अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, इस अनुच्छेद के द्वारा सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद नंबर 16 क्या कह रहा है कि देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। वो नागरिक कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी लिंग से हो, कोई भी जन्म स्थान से हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। जो भी राजकीय सेवाएं हैं उसमें सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन की स्वतंत्रता। यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता निषेध, यानी छुआछूत निषेध। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद नंबर 17, विद्यार्थी ध्यान दें, अस्पृश्यता निषेध ये क्या कहता है? देखिए, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता प्रदान करने के लिए भेदभाव का निषेध किया गया है। किसी भी जाति को निम्न जाति मानकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है और ना ही
जाति सूचक शब्दों से उसे बोला जा सकता है। किसी को भी जाति सूचक शब्दों से हम उसे नहीं छेड़ सकते। ऐसा व्यवहार पूर्णतया दंडनीय होगा। मतलब छुआछूत का अंत जो है वो अनुच्छेद नंबर 17 में वर्णित है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। देखिए, भारत सरकार शिक्षा और सेना के अतिरिक्त भेदभाव बढ़ाने वाली कोई भी उपाधि नागरिकों को नहीं प्रदान करेगा। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब कोई भी ऐसी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी जो भेदभाव उत्पन्न करे। भेदभाव उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी कोई उपाधि लेना चाहता है, कोई सम्मान लेना चाहता है, तो उसे पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही उस उपाधि को वो ले सकता है। अब अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दें, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक अधिकारों के अंदर कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है। अनुच्छेद नंबर 19 के द्वारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर, पहली, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, समझिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो आप, अपने मन की बात को आप अगले वाले के सामने जाहिर कर सकते हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो वो बिल्कुल दंड का अधिकारी होगा। इसी कड़ी में हम मीडिया या प्रेस को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि भाई प्रेस और मीडिया जो है उसको ये प्रकार की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नौकरशाही व्यवस्था है, चाहे शासन तंत्र है, वो किसी के बारे में जो है सत्य बात उजागर कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसी संदर्भ में स्वीकार की गई है। जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो कोई भी छाप देते हैं। आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर वो किसी से नहीं डरते हैं। तो वो किस लिए नहीं डरते हैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 उसे ये स्वतंत्रता देता है। कौन सी स्वतंत्रता देता है? विचारों के अभिव्यक्ति की, कि अपने विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता के अधिकार में जो दूसरे नंबर की स्वतंत्रता है वह है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी या स्वतंत्रता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। देखिए, आप लोग देखते हैं कि सभाएं की जाती है, सम्मेलन किए जाते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से आपको उसका करना है, हिंसात्मक रूप नहीं करना है। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप सभाएं कीजिए, आप सम्मेलन कीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र और द्वेष फैलाने वाली, वैमनस्य फैलाने वाली
वार्ताएं न करेंगे। अब इसी स्वतंत्रता की कड़ी में अगली तीसरी स्वतंत्रता क्या है? समुदाय या संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता। कि भारतीय नागरिक जो है अपना समुदाय बना सकते हैं, एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी समुदाय या संगठन का सदस्य बन सकता है, लेकिन इस प्रकार की संगठनों का निर्माण देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए, आज हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और प्रत्येक नागरिक किसी न किसी समुदाय से, किसी संघ से जुड़ा हुआ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी संघ के, किसी भी गुट के, संगठन के, समुदाय के, सम्मेलन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस जो संघ है, जो जिसकी आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य राष्ट्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बस मुख्य बात ये है। तो आप किसी भी समुदाय या किसी भी संघ का निर्माण करें, उसके सदस्य बने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए, वो समुदाय या वो संघ। तो आप उसके सदस्य बन सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। अब चौथी स्वतंत्रता क्या है? भारत में कहीं भी आप भ्रमण करें, कहीं भी घूमें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेके असम तक, कहीं भी आप घूमें, स्वतंत्र हैं, कहीं भी आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं आप, कोई रोक टोक नहीं। अब पांचवी स्वतंत्रता कहीं कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में आप निवास करें। आपका पैतृक गांव क्या है, आप किधर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जहां जॉब है आप वहां निवास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। छठी और आखिरी स्वतंत्रता क्या है? देखिए, वृत्ति व कारोबार या व्यापार की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप व्यापार कीजिए, कोई भी आप अपनी आजीविका के लिए, आपके जीवन यापन करने के लिए आप कोई ना कोई तो व्यापार करेंगे, कोई ना कोई तो नौकरी करेंगे, तो उसकी स्वतंत्रता है। कानूनी तरीके से अपने जीवन यापन हेतु कोई भी कार्य या व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसके सभी कार्य कानून की दृष्टि में वैध होने चाहिए। देखिए, आप भाई जीविकोपार्जन के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आप डॉन बन गए, चोर बन गए कि जीविकोपार्जन है, ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन उसको वैलिड कहे कि हाँ ये काम सही है, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। उसकी सुना, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए विषय के संरक्षण के रूप में। देखिए, अनुच्छेद नंबर 20, स्टूडेंट ध्यान से सुने। अनुच्छेद नंबर 20, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। देखिए, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसके अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया हो, या व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है।
तो ये जो है अपराधों के दोष की सिद्धि के संदर्भ में है कि भाई कोई अपराध किसी को ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवा सकता, वो निर्दोष है और उसको ज़बरदस्ती कोई बाध्य नहीं कर सकता कि भाई हाँ ये चोर है या ये डकैत है या जो भी है, ठीक है ना। तो अपराधों की दोष की सिद्धि के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 20 वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21। विद्यार्थी ध्यान दें, अनुच्छेद नंबर 21 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत आत्महत्या को एक अपराध माना गया। देखिए, अनुच्छेद नंबर 21 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है कि जो आपका शरीर है वो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, राष्ट्र की धरोहर है। और संविधान कतई आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। तो आत्महत्या भी एक दंडनीय अपराध है। वो किसके, कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 21 अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत जो है जीवन की सुरक्षा का गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है। देखिए, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 22 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 22 जो है वो गिरफ्तारी के संदर्भ में है। गिरफ्तारी के संबंध में है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे वकील परामर्श करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को उठा के लॉकअप में नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हमारा राइट्स है। और राइट्स कौन सा है? आर्टिकल नंबर 22 अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत किसी बेगुनाह को आप लॉकअप में नहीं रख सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसे वकील करने का पूर्ण अधिकार है। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक के अंतर्गत प्राप्त सभी स्वतंत्रताएं असीमित स्वतंत्रताएं नहीं हैं। देश की रक्षा और हित की दृष्टि से इन स्वतंत्रताओं को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 20 और 20 से लेके 21 में निहित स्वतंत्रताओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना कि आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 21, अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 22 में जो निहित स्वतंत्रताएं हैं वो किसी भी सूरत में सस्पेंडेड नहीं होगी, निलंबित नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक की जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपातकाल स्थिति में ज़रूर सीमित हो सकती है। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए और ऐसी परिस्थिति हो जाए तो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं उसको सीमित कर सकता है राज्य। अगर कोई आपात की स्थिति आती है, कोई कर्फ्यू की स्थिति आती है, आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, तो उसमें ज़रूर कमी आ सकती है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 22, वापस दोहरा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुच्छेद नंबर 20
अपराध की सिद्धि के रूप में, संरक्षण के रूप में, कि किसी को भी आप बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन की सुरक्षा की गारंटी। और अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में निषेध, कि आप किसी को भी बिना सबूत के लॉकअप में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और अगर कर दिया तो उसे वकील देने का अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 20, 21 और 22 किसी भी सूरत में निलंबित नहीं हो सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय आपात हो चाहे कुछ भी हो, वो निलंबित नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 20, 21 और 22। अब अधिकारों में तीसरा प्रमुख अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 23 व 24 में वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 23 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 23 के द्वारा बेगार या किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती से किया गया श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके अलावा स्त्री और बच्चों की खरीद फरोख्त को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 23 जो है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से आता है। आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद नंबर 23 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार या किसी भी प्रकार की जबरदस्ती कराए गए श्रम का निषेध करता है। मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकता है, जैसे बंधुआ मजदूरी है, स्त्री या बच्चों को काम पे लगा दिया है, उनका शोषण किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी दंडनीय, ये बिल्कुल भी कोई नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है, बंधुआ मजदूर रखता है, बच्चों से काम करवाता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, और वो उसको न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है, और बिल्कुल करेगी। अब अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 24 इसके द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है, छोटे बच्चों के लिए है। अनुच्छेद नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। अनुच्छेद नंबर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों का में सबसे महत्वपूर्ण बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कल कारखानों में, होटलों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी कड़ी में अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक। अब अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक कौन से अधिकार हैं? देखिए, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने जाने का पूर्ण स्वतंत्रता, उसके अनुसार चलने का, अपने धर्म का पालन करने का, धर्म की अनुसार नीति का आचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी संदर्भ में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। विद्यार्थियों ध्यान दें इसको, 42वां संविधान संशोधन 42वां अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। देखिए, अब हम एक एक करके जो है इन अनुच्छेदों में वर्णित चीज़ों का बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 25 में क्या वर्णित है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 25 के अनुसार
व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य, व्यक्ति कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, कोई भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, उसके प्रचार करने का अधिकार उसे दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 25, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये सब बातें आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद नंबर 25 में वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 26 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थानों की स्थापना और उसके पोषण का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी धार्मिक ट्रस्ट बन जाए और उसके अनुसार वो जो है उसमें दान पुण्य करावे। धार्मिक ट्रस्ट हैं, आप देखते हैं बड़ी बड़े मंदिरों की ट्रस्टें बनी हुई है, बहुत सारा धन आता है, चढ़ावा आता है। तो इस प्रकार की कोई भी आप धार्मिक जो है संस्था या ट्रस्ट बनाने के आप बिल्कुल आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसके द्वारा? अनुच्छेद नंबर 26 के द्वारा। अब अनुच्छेद नंबर 27, ध्यान से सुनना मेरे विद्यार्थियों। अनुच्छेद नंबर 27 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर यानी टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिससे आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मतलब किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप टैक्स देने के लिए कि भाई आपको धार्मिक कर देना है, ऐसा किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि धर्म के नाम पर आपको कोई टैक्स दे रहा है, देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता धर्म के नाम पर। ये चीज़ किस में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 27 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28 के अनुसार राज्य की निधि मतलब सरकारी खजाने को संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल जो राज्य की निधि मतलब सरकारी खजाने से बनाई गई है, उसमें किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये तो थे अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 तक शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, अनुच्छेद नंबर 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 29 आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है। देखिए, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा किसी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के संबंध में मूल, वंश, धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नागरिकों में किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कॉलेज, स्कूल में दाखिले के लिए कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, किस नस्ल का है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 30 आर्टिकल नंबर 30। ये क्या कहता है? देखिए, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा तथा राज्य इन शिक्षण संस्थानों को अनुदान देते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 30 जो है वो ये कहता है
कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, इसका अधिकार उन्हें दिया जाएगा और समय समय पर राज्य उन्हें क्या करेगा, वित्तीय सहायता भी देगा। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक अपने उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों का जो है संचालन स्वयं कर सकते हैं, उसको सरकार अनुदान देगी। ये किस में वर्णित है, आर्टिकल नंबर 30 अनुच्छेद नंबर 30। तो अनुच्छेद नंबर 30 तक हमने मौलिक अधिकारों की बात की, जिसमें हमने 5 प्रमुख मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 20 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। 14 से लेकर 30 तक अनुच्छेदों में हमने ये 5 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया। अब जो छठा मौलिक अधिकार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर उस पर मलहम लगा के पट्टी बांधता है, सेम उसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये अनुच्छेद नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 में वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हैं ये। देखिए सभी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। इस अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का कोई भी वजूद या महत्व नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऊपर वर्णित जो हमने जो एक्सप्लेनेशन किया 5 अधिकारों का महत्व नहीं। अगर ये छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है तो आगे के 5 अधिकारों का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये इसका एक आधार स्तंभ कह सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। अब अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का किसी भी रूप में अतिक्रमण किया जाता है तो वह अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय इस संदर्भ में कुछ रिट या लेख जारी करता है। जब आपको महसूस होता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं, तो आपके लिए लोकतंत्र का तीसरा प्रमुख अंग न्यायपालिका। देखिए लोकतंत्र के 3 प्रमुख भाग कह लीजिए या आधार स्तंभ कह लीजिए। पहला है व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है, दूसरा है कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और तीसरा है जो स्वतंत्र रखा गया है इसको न्यायपालिका, जिसको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। न्याय, क्योंकि न्याय का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है। न्याय का स्थान हम भगवान से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं न्याय को, तो न्याय जो है वो सर्वोपरि है, तो न्याय जो है वो स्वतंत्र है। तो अगर नागरिकों को ये महसूस हो कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण हो रहा है,
तो वो तुरंत प्रभाव से भारतीय न्यायपालिका की शरण में जा सकता है और न्यायालय इस संदर्भ में रिट या लेख जारी करता है। अब ये रिट या ये लेख कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उसकी बात हम करते हैं। देखिए, रिट नंबर या लेख नंबर फर्स्ट, पहला जो है वो है हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट नंबर 1 संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या लेख जारी करवा सकता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिए, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर न्यायालय आदेश देता है कि व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करके गिरफ्तारी के कारणों की जांच करें। यदि गिरफ्तारी अवैध है तो उसे तत्काल रूप से छोड़ दिया जाता है और यदि वैध है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। कहने होबियस कार्पस रिट नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, किसी भी व्यक्ति को आप अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकते और अगर गिरफ्तार कर दिया तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर न्यायालय के सामने वो निर्दोष साबित होता है तो उसे तत्काल रूप से छोड़ना पड़ेगा और अगर वो वैध दोषी पाया जाता है न्यायालय के समक्ष तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। अब रिट नंबर 2 मैंडोमस यानी परमादेश। अब परमादेश रिट क्या है? देखिए, परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहा हो। कहने का तात्पर्य कि भाई कोई भी पदाधिकारी है और वो सार्वजनिक रूप से कोई कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं और परमादेश रिट की गुहार लगा सकते हैं। अगला है प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध रिट या लेख। अब प्रतिषेध रिट या लेख क्या है? यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश देता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करे क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालतों को ये रिट देता है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में यह मामला नहीं है, इसलिए आप इसको फ्री करें, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है तो आप इससे दूर हट जाएं, इस पर कार्रवाई आप करने के योग्य नहीं है। तो न्यायालय अपनी जो सर्वोच्च न्यायालय वो अपनी निचली अदालतों को इस प्रकार से ये रिट देता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न न्यायालय को उस समय जारी किया जाता है जब कोई मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब निचली अदालत जो है वो उस पर कार्रवाई कर रहा है जो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट फट ये आदेश दे सकता है कि आप जो है इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं या इस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्रों से परे मामला है, तो इसको आप अपने उच्च न्यायालय की तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए। अगला जो है चौथा है वो है उत्प्रेषण क्यूओ वारंटो उत्प्रेक्षण। अब उत्प्रेक्षण लेख या रिट क्या है? इस लेख के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी विवाद के संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से ये आज्ञा पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालत से पूछ सकते हैं कि भाई इस मुकदमे की आप सूचना हमें प्रेषित करें। मतलब शीर्ष जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है,
वो हाई कोर्ट से मंगवा सकता है, हाई कोर्ट जो है अपनी निचली अदालतों से मंगवा सकता है कि भाई हमें इस मामले के संबंधित सूचनाएं हमें दीजिए। अब 5वीं रिट और आखिरी रिट है अधिकार पुच्छा। हाँ जी, अधिकार पुच्छा, सेंट्रिओवारी। अब अधिकार पुच्छा क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो जिसे उसने वैधानिक तरीके से प्राप्त नहीं किया हो, तो न्यायालय इस लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस आधार पर उस पद पर कार्यरत है। देखिए, अधिकार पुच्छा जो रिट है वो तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति अयोग्य है और किसी सरकारी पद पर आसीन हो चुका है और इस संबंध में कोई व्यक्ति न्यायालय में खटखटाता है कि भाई इसने अवैध रूप से इस सरकारी नौकरी को उसने पा लिया है, तो न्यायालय के पास में ये अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि आपने किस आधार पर ये नौकरी अर्जित की, आपने इसको वैलिड तरीके से लीगली इसको किया है, प्राप्त किया है या इनलीगल किया है। इसका जो है वो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आपने जो ये पद हासिल किया है वो कैसे किया है, वैधानिक तरीके से किया है या अवैधानिक तरीके से किया है। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार की रिट या लेख होते हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद नंबर 32 में वर्णित हैं। इस प्रकार ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं और 7वां मौलिक अधिकार था जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार और उसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख लिया गया। ठीक है, तो हमारे पास में हमारे संविधान में टोटल अब कितने हैं मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार।